गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम ICAI के मॉड्यूल से जीएसटी रीड कर रहे थे, जीएसटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कि इंडिया में भारत में जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि 2000 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनटी की सरकार थी, उन्होंने कोशिश की थी जीएसटी को लाने के लिए, स्टार्ट कर दिया था। केल का टास्क फोर्स कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इंडिया में जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। उसके बाद पी चिदम्बरम ने अनाउंस किया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, कि 2010 में इंडिया में जीएसटी लगेगा, पर उसके बाद उन्होंने डेडलाइन मिस कर दी। अब ये जो आगे का पैरा है, इसे समझने के लिए पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न और ढंग से समझने होंगे, तभी हमें ये पैरा समझ में आएगा। तो आपके मॉड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है जीएसटी का, वो फर्स्ट चैप्टर में ही पेज नंबर इसी फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। तो पहले हम वो रीड कर लेते हैं ताकि हमें ये पैरा और आगे के टॉपिक समझने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में ही पेज नंबर 1.31 यानी 31 पेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविज़न दे रखे हैं जीएसटी के। तो पहले हम ये रीड कर लेते हैं ताकि हमें वो पैरा जो अब स्टार्टिंग में दे रखा है वो समझने में इजी हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप डायरेक्ट टैक्स के भी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में भी वीडियो जो अपलोड हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के, उसमें भी यही टॉपिक है और इसमें भी यहाँ टॉपिक रिपीट किया गया है, पर यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीज़ें थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कहता है कि क्यों टैक्स लगाती है सरकार, किस अथॉरिटी के बेस पे सरकार आपसे टैक्स चार्ज करती है, जीएसटी कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें इतना तो क्लियर हो चुका है अब तक कि भारत में कोई भी जो टैक्स लगाया जाएगा वो संविधान के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा तभी आप वो टैक्स पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं देगा तो पब्लिक से आप वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज ए 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचा जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि अगर किसी देश में एक से ज़्यादा सरकारें चलती हैं, उस देश को रन करने के लिए एक से ज़्यादा अथॉरिटीज़ रन होती हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है। तो इंडिया में तो फेडरल स्ट्रक्चर है ही, और 3 टायर है क्योंकि हमारे देश में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, केंद्र सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट चलती है और एक लोकल अथॉरिटी भी चलती है। जो लोकल अथॉरिटी जो होती है वो शहर का मेंटेनेंस वगैरह देखती है, शहर का रखरखाव उसकी जिम्मेदारी होता है। जैसे आपको इतना तो पता ही है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, एक पर्सन अपना मकान किसी दूसरे पर्सन के नाम करता है, तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। वो स्टैम्प ड्यूटी कौन लेती है? लोकल गवर्नमेंट। जो वहाँ का नगर निगम होगा, तहसील या तालुका होगी, वो इस टैक्स को चार्ज करेगी। तो लोकल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स आपसे लगाती है। तो इसलिए हमारे देश में 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 तरह की गवर्नमेंट चलती है। ऑल्दो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो या तो स्टेट के अंदर होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो आप एक तरह से मेन 2 लेवल हैं इंडिया में सरकारों के, एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा बोला जाता है ऐसे स्ट्रक्चर को, उस देश को, इस स्ट्रक्चर को जहाँ पे एक से ज़्यादा गवर्नमेंट पैरेलल रन होती हैं कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इंडिया हैज़ अ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग मतलब इंक्लूडिंग द यूनियन गवर्नमेंट होता है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। द पावर टू लेवी मतलब चार्ज, द पावर टू चार्ज टैक्स एंड ड्यूटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। इन तीनों गवर्नमेंट में बांटी गई है पावर की किस सरकार को कौन सा टैक्स लेना है। इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग तीनों सरकारों को अलग अलग पावर है कि कौन सी सरकार किस तरह का टैक्स कलेक्ट करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून यही है। यानी कोई भी कानून जो आप बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना वो वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। इट कंसिस्ट मतलब इंक्लूड ऑफ अ प्रीएम्बल। इसमें एक तो प्रस्तावना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, तो इसके स्टार्टिंग में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के भलाई के लिए बनाया गया। ये प्रीएम्बल में लिखा गया है, प्रस्तावना इसे बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या है? पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक की भलाई के लिए बनाया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान।
इसमें 25 पार्ट है। जैसे एक्ट में क्या चैप्टर होते हैं आपको बता दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं कंटेनिंग 448 आर्टिकल। तो 448 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन की जगह। एक्ट में तो क्या होता है, एक्ट चैप्टर में बटा होता है पार्ट की जगह, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में बटा होता है। एक्ट में क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं, चैप्टर में सेक्शन होते हैं। इसमें सेक्शन की जगह 448 आर्टिकल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो सेक्शन की जगह आर्टिकल वर्ड यूज़ किया गया। एंड 12 स्केड्यूल या शेड्यूल यहाँ पर होते हैं, सूचियाँ भी इसमें होती हैं। या पढ़ चुके हैं। पहला जो दिया जा रहा है कि कोई भी टैक्स लगाने की पावर संविधान में दी गई होती है। अगर संविधान नहीं देता है परमिशन तो कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। पावर टू लेवी मतलब चार्ज करने की जो पावर है, कलेक्ट लेने की जो पावर है टैक्सेस, वेदर डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इमर्ज मिलती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान से। इन केस एनी टैक्स लॉ बी इट एन एक्ट, कोई भी टैक्स लॉ जो बनता है वो कानून बनेगा, रूल नोटिफिकेशन हो सकते हैं उसमें, ऑर्डर इज नॉट इन कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मतलब मैच होनी चाहिए विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपने कोई भी कानून बनाया है, कोई एक्ट बनाया है, रूल बनाया है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई आदेश ऑर्डर लेके आए हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंफर्म नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बोला जा रहा है और वो एक्ट कुछ और बोल रहा है, वो ऑर्डर कुछ और बोल रहा है, वो नोटिफिकेशन कुछ और बोल रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। इसको अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर, कि आपको पावर ही नहीं थी, उससे बाहर जाके आपने काम किया, यानी आपने गलत काम किया। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, ये लैटिन वर्ड है लॉ का, जो लॉ में लैटिन वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इसका मीनिंग होता है बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायरस का इट इज़ कॉल्ड बियॉन्ड द पावर या रॉन्ग थिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इट इज़ इलीगल एंड वॉइड, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में नहीं रखा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कानून, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रूल बनाया जा सकता है। अगर आप संविधान के अगेंस्ट में जाएंगे तो वो इलीगल और वॉइड हो जाएगा। इलीगल मतलब गलत है, वॉइड मतलब व्यर्थ है, तो ये अल्ट्रा वायरस माना जाएगा उस एक्ट को। Thus, a study of the basic provision of the Constitution is essential। इसलिए कोई भी लॉ पढ़ने से पहले आपको संविधान की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर अंडरस्टैंडिंग द जेनेसिस ऑफ वेरियस टैक्सेस, कि कैसे इंडिया में अलग अलग तरह के टैक्स उत्पन्न हुए, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, बीइंग इम्पोज इन इंडिया, भारत में लगाए गए। द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू टैक्सेशन आर, महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है जो आपको पढ़ने चाहिए वो यहाँ पर दे रखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था। आर्टिकल 265 केवल इतना बोलता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के परमिशन के किसी भी तरह का टैक्स पब्लिक से नहीं ले सकती है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट, रोकता है आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब मनमानी नहीं कर सकते आप, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ टैक्स, मनमाने तरीके से आप कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ इसका? इट स्टेट दैट, ये बताता है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। जब तक कोई कानून नहीं बना हो, कोई कानून आपको परमिशन नहीं देता हो, तब तक आप किसी भी तरह का टैक्स ना तो लगा सकते हैं और ना ही वसूल कर सकते हैं। द टर्म ऑथोरिटी ऑफ लॉ मीन्स द टैक्स इम्पोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, यानी जो भी कानून आप लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस वो योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपनी कॉलोनी में रहता हूँ, 10 मैं दादागिरी हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैंने 10 लोगों को टैक्स लगा दिया, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में नहीं आता। मेरे को कोई कानून पावर नहीं दे रहा कि मैं किसी लोगों से हफ्ता वसूल करूं। ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं माना जाएगा। आप में क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है, योग्यता नहीं है, आप इस लायक ही नहीं है कि आप टैक्स लगा सके। तो सबसे पहले तो लायक होना चाहिए लगाने के लिए। अब लायक कौन होता है? या तो स्टेट होता है, स्टेट की विधानसभा लगाती है, पार्लियामेंट होती है, और कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इम्पोजिंग टैक्स, यानी वही लगा सकता है इंडिया में टैक्स। एक तो जिसके पास पावर हो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो लीगल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, वो इतना योग्य होना चाहिए कि वो उसे अलाउ कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स लगाने के लिए। और इंडिया में अलाउ किया गया है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है और जो लोकल अथॉरिटी है वो ही टैक्स लगा सकती है। इनके अलावा कोई आदमी टैक्स लगाता है मनमाने तरीके से तो प्रोहिबिट हो जाएगा। ओन आर्थर ने क्या बोला है? दोज ऑफ अस हु अंडरस्टैंड ह्यूमन हिस्ट्री, कोई भी हम में से जो मानव का इतिहास समझना चाहता है, नो द रोल ऑफ टैक्सेशन, वो टैक्सेशन का, कर का रोल जानता है। टैक्सेशन हिंदी में कर बोलते हैं,
कर हैज़ प्ले इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। कर ने, टैक्स ने ही इन जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है मानव का, वो सुधारा है। क्योंकि पहले लगान लेते थे, ब्रिटिश के टाइम में राजा भी लगान लेते थे। टैक्स लगान में आप जो फसल है उसका एक पार्ट किसान को, गवर्नमेंट को देना होता था, राजा को देना होता था, तभी राजा डेवलपमेंट कर पाता था। The matter of taxes, more specifically the right to tax, is clearly no stranger to controversy. टैक्स का लगाने का अधिकार अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यानी टैक्स तो लेना ही पड़ता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एंड हैज़ फ्रिक्वेंटली सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज। एक तरह से माध्यम बना टैक्स क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का, क्योंकि टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा आता है, वो रिवोल्यूशनरी चेंज कर पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बड़े लेवल पे डेवलप कर पाती है। तो आर्टिकल 265 तो यही बोलता है कि बिना किसी प्रॉपर लॉ की अथॉरिटी के आप नहीं बना सकते हैं कोई लॉ। आर्टिकल 245 अब दिया हुआ है यहाँ पर, देखें ये स्टेट उसकी और स्टेट और सेंटर के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्योंकि आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। जो यूनियन लिस्ट के टॉपिक हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उन्हें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो यही आर्टिकल आपको बताता है कि किस तरह पावर बांटी गई है सरकारों के बीच में। आर्टिकल 245 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील, ये इस बात पे डील करता है, बताता है विद द रिलेशनशिप, संबंध बिटवीन द यूनियन स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार के बीच, और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसे रहेंगे। द पावर फॉर इनेक्टिंग, इनेक्ट मतलब बनाना, द पावर फॉर मेकिंग और इनेक्टिंग द लॉ इज कन्फर्ड, कन्फर्ड मतलब सौंपना, किसी को जिम्मेदारी देना, पावर दी गई है, कन्फर्ड सौंपी गई है, ऑन द पार्लियामेंट एंड ऑन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या तो संसद को पावर दी गई है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट राज्य की विधानसभा को पावर दी गई है बाय आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सेड आर्टिकल प्रोवाइड एज, ये आर्टिकल अब क्या कहता है इसकी डिटेल आपको दी गई है आगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा, मतलब इस लाइन के केवल यहाँ तक का क्या मतलब है, संविधान में जो प्रोविजन दी गई हैं, जो संविधान में जो बताया गया उसको ध्यान में रखते हो। यानी ये लाइन ही कह रही है कि अगर जो संविधान, अगर कोई भी कानून बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले संविधान के प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाएगा, कॉमा पार्लियामेंट में मतलब चाहे तो मेक बना सकती है लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है या किसी भी पार्ट टेरिटरी के लिए बना सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए बना दिया या फिर केरला के लिए बना दिया, केवल राजस्थान के लिए बना, ऐसा नहीं कि सबके लिए बनाना पड़ेगा, वो चाहे तो पूरे भारत के लिए भी कोई कानून बना सकती है, किसी क्षेत्र के लिए बना सकती है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और जो राज्य की विधानसभा है वो अपने स्टेट के लिए या उसके किसी एक पार्ट के लिए कानून बना सकती है। जैसे अब राजस्थान में है तो केवल राजस्थान में जयपुर शहर के लिए कानून बना दिया, जरूरी नहीं वो कानून जोधपुर के लिए भी बनाए। तो स्टेट चाहे तो पूरे स्टेट के लिए कानून बना सकती है या उसके किसी टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। सेम पार्लियामेंट, संसद चाहे तो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में जिन्हें जो भी कानून बनाया है शैल बी डीम टू बी इनवैलिड, उस कानून को इनवैलिड नहीं बोला जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एन एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन, कि वो एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन कर रहा है। मतलब क्या हुआ सर इस लाइन का, अभी आपने फर्स्ट पैरा में पढ़ा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद यानी केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो पूरे भारत के लिए या उसके किसी टेरिटरी या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वो कानून लेके आ सकती है। पर अगर कोई कानून इस टेरिटरी से बाहर भी एक्सटेंड हो रहा है तो वो इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि भाई वो इंडिया से बाहर भी एक्सटेंड, सपोज इंडिया के लिए तो पावर है ही पार्लियामेंट को। अब हमने इंडिया में कोई पर्सन क्राइम करता है, सपोज इंडिया में कोई पर्सन मर्डर करता है और मर्डर करके वो किसी फॉरेन कंट्री में भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, भगौड़ा हो जाता है, भाग जाता है, अमेरिका में चल जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट एक कानून बनाती है, उस कानून में लिखती है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में क्राइम करके किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है, भाग जाता है, तो भी वो क्रिमिनल ही माना जाएगा। तो एक तरह से वो जो इंडिया का लॉ है वो इंडिया से बाहर भी एक्सटेंड हो रहा है, भले ही आप अमेरिका में चले गए या किसी दूसरी कंट्री में चले गए, पर आप इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो क्रिमिनल ही हो गए, क्योंकि इंडिया का जो लॉ है वो इंडिया से बियॉन्ड भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस केस इस बेस पे आप उसे इनवैलिड नहीं बोल सकते, यानी संसद के पास पावर है कि वो कोई ऐसा भी कानून बना सकती है जो उसकी टेरिटरी से बाहर जा रहा हो, एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तो इंडिया में नहीं है, वो अलग कंट्री है, पर हमारा जो कानून है वो वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, हम उसे वहाँ पे भी
क्रिमिनल ही मानेंगे, ये नहीं कि दूसरी कंट्री में जाने के बाद आप बच जाएंगे। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन है उसका इंडिया से बाहर भी वो ऑपरेट होता है, तो भी वो वैलिड माना जाएगा, उसे इलीगल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, सब्जेक्ट टू प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग बना हो तो संविधान के प्रोविजन को ध्यान में रखते ही कोई कानून आप बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वो जो अमेरिका ही भाग गया तो लाएंगे कैसे? तो आप जब लॉ करेंगे, जब आप लॉ अगर करेंगे बाई चांस, या आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो इसमें एक ट्रीटी करती हैं, दोनों देश मिलके आपस में संधि करते हैं। ट्रीटी मतलब संधि। इसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ नॉलेज के लिए ताकि आपको याद हो जाए। TREATY, ट्रीटी मतलब संधि करते हैं दो देश मिलके, जैसे इंडिया है और वर्सेस USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका है। दोनों देश ने मिलकर ट्रीटी कर ली, दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने मिलकर, डिप्लोमेट तो राजदूतों ने मिलकर ट्रीटी कर ली कि अगर कोई हमारी कंट्री का भाग के यहाँ पे चला जाएगा या इनका कोई भाग के क्रिमिनल यहाँ पे आ जाएगा तो हम उसे अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके एक दूसरी कंट्री को हम सौंप देंगे। जैसे इंडिया, मिस्टर ए है, ये क्राइम करके इंडिया से भाग गया अमेरिका, और अमेरिकन गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया वहाँ की पुलिस ने। अब वो पुलिस फिर हमें सौंपेगी उस पर्सन को, मिस्टर ए को, इंडिया को। तो ये ट्रीटी हो सकती है, दो देश मिलके आपस में ये ट्रीटी कर सकते हैं ताकि क्रिमिनल्स को सही जगह लाके उन्हें पनिश किया जा सके। तो इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। आपने प्रत्यर्पण कराया, नहीं आप दूसरे देश से लेके आए उस पर्सन को इंडिया में ताकि उसे सजा मिल सके। तो ये ट्रीटी कर सकते हैं लोग आपस में, मतलब सरकारें आपस में, ताकि क्राइम को रोका जा सके और क्रिमिनल को पनिश किया जा सके। नेक्स्ट, आर्टिकल 246, इट गिव द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्स। ये आर्टिकल 246 पावर देता है कि किसको, यूनियन मतलब केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि वो टैक्स ले सकती हैं, चार्ज कर सकती हैं। 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246, ये मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जो आर्टिकल 246 है उसका जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दे रखी है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी ताकि डिस्प्यूट क्रिएट ना हो गवर्नमेंट में आपस में। तो लॉ मेकर ने पहले ही संविधान बनाते टाइम वो टॉपिक बांट दिए हैं जिन पे केंद्र सरकार बनाएगी, जिन पे राज्य सरकार बनाएगी, जिन पे दोनों बना सकती हैं। तो इट कंटेन मतलब इंक्लूड 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट आती हैं विच इन्यूमरेट, जो बताती हैं द मैटर, वो सब्जेक्ट अंडर विच द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉ, जिन पे केंद्र सरकार, यूनियन और राज्य सरकारों को पावर है कानून बनाने की। तो ये पढ़ चुके हैं आप। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, इट कंटेन द मैटर, इसमें वो मैटर आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। एक्सक्लूसिव मतलब पूरी तरीके से इस लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं, लिस्ट आपको नहीं याद करनी होती, बहुत बड़ी लिस्ट है, पर इस लिस्ट में जो भी टॉपिक आते हैं उन पर कानून बनाने का राइट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अदरवाइज वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनवैलिड हो जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इन सब्जेक्ट पे कोई कानून। तो स्टेट लिस्ट, इट कंटेन मतलब इंक्लूड्स द मैटर, इससे वो सब्जेक्ट आते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। इन टॉपिक्स पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। और लास्ट में कॉन्करेंट लिस्ट, द इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ। इसमें जो टॉपिक आते हैं उन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अगर दोनों कानून बना देती हैं तो अब क्वेश्चन उठता है किसका प्रिवेल करेगा। सपोज राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बना दिया सेम टॉपिक पे जो इस लिस्ट में आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, और केंद्र सरकार ने भी, यूनियन गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बना दिया, तो आप पढ़ चुके हैं कि स्टेट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर प्लीज़ हमारे स्टेट में तो हमारा ही कानून अलाउ किया जाए, रेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का कानून माना जाए। अगर प्रेसिडेंट उस स्टेट को परमिशन दे देगा तब तो उस स्टेट का कानून चलेगा उसके स्टेट में, अगर नहीं देगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही उस स्टेट में प्रिवेल करेगा। एंट्री 82 टू 91, यानी जो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं वो एंट्री 82 से 91 आते हैं। ऑफ लिस्ट 1 इन्यूमरेट, वो बताते हैं द सब्जेक्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेवी टैक्सेस, यानी यूनियन लिस्ट में एंट्री 82 से 91 तक के सब्जेक्ट मैटर हैं
जो आते हैं सब्जेक्ट उन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एंट्री 45 to 63 लिस्ट सेकंड में आते हैं। इन्यूमरेट्स बताते हैं द सब्जेक्ट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी टैक्सेस, जिस पे राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। पार्लियामेंट हैज़ अ फर्दर पावर to make any law for any part of India not comprised in state even if such matters included in the state lid। पार्लियामेंट के पास फर्दर पावर है, यानी संसद को राइट दिया गया है कि वो भारत के किसी भी पार्ट के लिए कोई कानून बना सकती है। नॉट इंडिया नॉट कंप्राइज स्टेट इवन इफ सच मैटर्स इंक्लूड, भले ही वो स्टेट में आता हो कोई मैटर, मतलब भले ही वो स्टेट का मैटर हो, पर संसद के पास पावर है कि वो इस मैटर पे कोई कानून लेके आ सकती है। संसद वर्ड लिखा है, केंद्र सरकार ने लिखा है यहाँ पे, संसद में लेके आएगी जब भी कोई कानून, तो फिर उस कानून को अगर वो राज्य में अप्लाई कराना चाहती है तो पहले उससे वही लोकसभा राज्यसभा में उस एक्ट को पास कराना होगा। अगर राज्य मना कर देंगे तो फिर वो कानून आगे बढ़ेगा, यानी राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आगे इसमें मैं वापस पढ़ देता हूँ। पार्लियामेंट हैज़ अ फर्दर पावर, संसद को और अधिकार दिया गया है। फर्दर मतलब बियॉन्ड, ये तो दिया ही गया है, इसके अलावा और अधिकार दिया गया है टू मेक एनी लॉ, कि वो कोई भी कानून बना सकती है फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट के लिए, नॉट कंप्राइज इन स्टेट, भले वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है वो, इवन इफ सच मैटर्स इंक्लूडेड इन स्टेट, भले ही वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी चाहे वो आता हो स्टेट लिस्ट में नहीं आता हो वो टॉपिक, उस पर केंद्र सरकार मतलब संसद के पास पावर है कानून बनाने की। इनकम टैक्स इज लेविड मतलब चार्ज किया जाता है। बाय विर्चू मतलब बाय रीजन ऑफ, इस वजह से। एंट्री 82 यानी जो एंट्री 82 है यूनियन लिस्ट की, वो किसको पावर देती है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी कानून आपको बनाना है तो कौन बनाएगी? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लगाना है तो वो स्टेट का टॉपिक है। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, साफ साफ लिखा हुआ है। कृषि पे कोई टैक्स लगाना है वो तो स्टेट का टॉपिक है, पर उसके अलावा कोई टैक्स आप लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनकम पे डायरेक्ट टैक्स ही लगता है, तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है जो अभी भी लग रही है। वाइल एंट्री 83 पावर देती है यूनियन लिस्ट की, ड्यूटी ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ यूनियन लिस्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इतना पढ़ के हमें समझ में आ गया कि कोई भी कानून जो बनेगा भारत में वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होनी चाहिए। वो पावर हमें कहाँ से मिलेगी? इन लिस्ट में मिलेगी, यानी वो टॉपिक या तो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए या स्टेट लिस्ट में होना चाहिए या कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में है, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो कोई कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोई मैटर ही नहीं आएगा, वो टॉपिक इंक्लूड नहीं होगा, तो कोई कानून हमें नहीं बना सकते। और कानून भी बनाओगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाओगे, संविधान में जो भी प्रोविज़न है उन्हें ध्यान में रखते ही कानून बनाया सकता है। अगर कोई भी कानून आप बनाते जो अल्ट्रा वायरस है, मतलब जो बियॉन्ड द पावर है, तो उसको आप इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन होता है, जब जीएसटी इंडिया में आ रहा था तो कौन सी लिस्ट में था सर? तो आपकी नॉलेज के लिए आप पढ़ लें, जीएसटी किसी भी लिस्ट में था ही नहीं ना। वो यानी जीएसटी का जो टॉपिक था, गुड्स एंड सर्विसेज का जो टॉपिक था, जो हेडिंग थी कि जीएसटी पे टैक्स कौन लेगा, वो ना यूनियन लिस्ट का टॉपिक था, ना वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड था, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड था। तो जब टॉपिक ही नहीं है तो कोई भी सरकार कानून बना ही नहीं सकती, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं दी गई है कि आप गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स ले सकते हैं। अलग अलग तो पहले थी पावर की, अलग अलग तो टैक्स लग ही रहा था, पर जीएसटी के नाम से कोई टॉपिक था ही नहीं। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से कोई टॉपिक ही नहीं है तो आप टैक्स भी नहीं ले सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई टॉपिक ऐड करवाना है इस लिस्ट में तो ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड करना होगा। तो हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा ताकि हम जीएसटी लगा सकें। आर्टिकल 246A पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो टैक्स ले सकते हैं। हमने एक नया आर्टिकल 246A इंसर्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों हुआ इसका रीज़न आपको मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का टॉपिक ही नहीं था, ना वो यूनियन लिस्ट में था, ना वो स्टेट लिस्ट में था, और ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में था। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, संविधान को संशोधित करना होगा, उसमें एक टॉपिक जोड़ना होगा जीएसटी का। तो हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा 246A। इस आर्टिकल में पावर दी गई कि इंडिया में जीएसटी लिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाएगा। इसमें भी 2 पॉइंट लिखे गए। पहले पॉइंट में तो ये बोला गया कि जो इंट्रा स्टेट होगी सेल, इंट्रा
इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, विद इन स्टेट जो गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग होगी, जो गुड्स और सर्विसेज बिकेंगे, सेल होगी, उस पर दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, सेम स्टेट में गुड्स बिकता है, जैसे राजस्थान में आप बेच रहे हैं गुड्स, तो वो इंट्रा स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो दोनों सरकारों को पावर है जीएसटी लेने की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। और अगर इंटर स्टेट हो रही है सेल, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे राजस्थान से कोई गुड्स एमपी मध्य प्रदेश जा रहा है, तो ये सेल जो आपने राजस्थान से कोई आदमी एमपी को बेच रहा है सामान, तो ये इंटर स्टेट सेल हुई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो या एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी को डिफरेंट माना जाता है। जैसे यूनियन टेरिटरी आप समझते हैं हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज जो हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ सामान जा रहा है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, सामान बेच रहे हैं आप, तो ये इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सेल को इंटर स्टेट बोला जाएगा और इस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लेगी। यानी हमें 246A नया आर्टिकल जोड़ा जीएसटी लाने के लिए, इसमें हमने 2 पॉइंट जोड़े कि अगर विद इन स्टेट हो रही है सेल, जिसे आप इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं, तब तो दोनों सरकारों को पावर दी गई टैक्स लगाने की। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रही है सेल, जिसे आप इंटर INTER इंटर स्टेट सेल बोलेंगे, तो उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई टैक्स लगाने की। अब हम रीड कर लेते हैं। पावर टू लेवी यानी अधिकार दिया गया, लेवी मतलब चार्ज करने का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246। ये नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा 2016 में। हमने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों किया? क्योंकि जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं। बिफोर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड वाई देयर अरोज मतलब क्यों जरूरत हुई, नीड हुई, उत्पत्ति हुई अ नीड फॉर सच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो मैंने बताई थी आपको, जो हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे उसमें ये लिखा हुआ है, ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं, और जब तक कोई टॉपिक ही नहीं होगा, ना वो यूनियन लिस्ट में था, ना वो स्टेट लिस्ट में था, ना कॉन्करेंट लिस्ट में था, तो कोई भी सरकार कानून नहीं बना सकती। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित करना पड़ा, अमेंडेड करना पड़ा। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हिथअर्टू मतलब अंटिल अब तक हैड डेलिनिएटेड मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना, सेपरेट पावर फॉर द सेंटर एंड स्टेट टू इम्पोज वेरियस टैक्सेस। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, सेपरेट पावर दी गई है कि सेंटर किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी और स्टेट किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी। वो आप पढ़ चुके हैं यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वेयर एज जबकि द सेंट्रल लिवाइड एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ये आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर को देनी होती थी, जो गुड्स बना रहा है पहले मैन्युफैक्चर कर रहा है फिर आगे बेच रहा है। अगर आप बनी बनाई चीज़ खरीद रहे हो, आगे बेच रहे हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं जिससे उस गुड्स का में कोई मेजर चेंजेस नहीं आता है, तो फिर आप एक्साइज ड्यूटी नहीं देते थे। एक्साइज ड्यूटी वही देता था जो मैन्युफैक्चर होता था और प्रोडक्शन करता था किसी गुड्स का। द स्टेट लिवाइड वैल्यू एडिड टैक्स, और जो सेल्स टैक्स लगाते थे, वैल्यू एडिड टैक्स बोल रहे हैं सेल्स टैक्स, वो स्टेट लगाते थे। वंस द गुड्स एंटर द स्ट्रीम ऑफ ट्रेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर कंप्लीट होने के बाद वो गुड्स मार्केट में आएगा, सेल होगा, सेल करने पे वैल्यू एडिड टैक्स लगाते थे और ये कौन लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट। ये फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे हो जाए। तो हम ये समझ चुके हैं, ये पैरा तो बहुत इजी है कि पैरा केवल इतना कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से बता रखा है, सेपरेट पावर है कि किस सब्जेक्ट पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। और पहले एक्साइज ड्यूटी से सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और वैट और सेल से स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, अगर इंटर स्टेट सेल होती थी, इंटर स्टेट सेल भी पढ़ाई थी पहले, जैसे एक राजस्थान है, पहले की बात हो रही है जब जीएसटी नहीं लगा था, राजस्थान से कोई सामान एमपी बिकता है तो ये इंटर स्टेट सेल हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, इसे इंटर स्टेट बोलते हैं। और इसे पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, इस पर एक टैक्स लगता था जिसे सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे। और राजस्थान जो स्टेट बेच रहा है, जैसे मिस्टर ए बेच रहा है सामान मिस्टर बी को,
इसकी रेट 10% है। सपोज गुड्स की वैल्यू है 1 लाख, तो 10% 10,000 आएगा टैक्स। इससे सेल्स टैक्स यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलेंगे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है। इस पर वैट नहीं लगता था, वैट लगेगा वैल्यू एडिड टैक्स विद इन स्टेट। जब विद इन स्टेट सामान बिकता है तो वैट लगता था पहले, वैल्यू एडिड टैक्स सेल्स टैक्स। पर यहाँ तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो हम इसे बोलेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, CST। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर इसको कलेक्शन का राइट किसके पास था? जो स्टेट बेच रहा है वही से कलेक्ट करता था। यानी मिस्टर ए ने सामान बेचा और ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो बी पे डालेगा, बी से कलेक्ट करेगा 10,000 का टैक्स और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। किस गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए? आइडियली सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल सेल्स टैक्स है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था कि जिस स्टेट से सामान बिक रहा है वही स्टेट कलेक्ट करेगा। तो भले ही सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले लगाती कौन थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कलेक्शन का राइट स्टेट गवर्नमेंट को ही था। तो जिस स्टेट से सामान बिक रहा है उसी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। अभी हट चुका है क्योंकि GST आ गया है। तो पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल हो रही है, द सेंटर हैड द पावर, केंद्र सरकार के पास पावर थी, हैड लिखा है, टू लेवी मतलब चार्ज करने की टैक्स, द सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट द टैक्स वाज कलेक्टेड एंड रिटेन एंटायरली बाय द स्टेट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट। भले पावर तो स्टेट सेंटर ने के पास थी, पर वो जो टैक्स का कलेक्शन होता था, जो पैसा था वो रिटेन कर लेती थी पूरा स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ से गुड्स का मूवमेंट होता है। यानी राजस्थान से MP जा रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट को जमा होता था वो टैक्स। सर्विसेज वर एक्सक्लूसिवली टैक्स बाय सेंटर टुगेदर विद एप्लीकेबल सेस। सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। जो सर्विस टैक्स होता, पहले सर्विस टैक्स चलता था, अब बंद हो गया GST के आने से। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लगाया जाता था उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाती थी टैक्स, वो स्टेट का मैटर नहीं था, इफ एनी का लगता था। बिसाइड इसके अलावा देयर वर स्टेट स्पेसिफिक लेवाई, कई बहुत सारे स्टेट टैक्स होते थे, जैसे एंट्री टैक्स हो गया, कोई गुड्स आ रहा है उस पे आने पे भी टैक्स लगेगा स्टेट में। ऑक्ट्रा चुंगी जो आप टोल टैक्स बोलते हैं, और लग्जरी टैक्स होता था, कोई महंगी चीज़ है उस पर भी लगेगा अलग से टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी टिकट्स पे लगता था। लॉटरी बैटिंग टैक्स लॉटरी बैटिंग पे लगता था। लॉटरी बैटिंग मतलब कोई शर्ट बैट लगाते हैं, आप शर्ट लगाते हैं, हॉर्स रेस होती है बैट लगाना। लोकल टैक्सेस लिवाइड बाय पंचायत एक्सेट्रा, ये सारे टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे पहले GST के आने से पहले। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ लोकल अथॉरिटी पंचायत लगाती थी, नगर निगम लगाते थे। आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री इनटू इंडिया, इम्पोर्ट कर रहे हैं आप इंडिया के बाहर से कोई सामान इंडिया में आ रहा है उसे इम्पोर्ट बोलेंगे। सेंट्रल लेविड बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम भी लगती थी, या बंद हो चुकी है GST के आने से। एडिशनल मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, उसके अलावा एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी मतलब अगर वो गुड्स इंडिया में बनता तो उस पर जितनी एक्साइज लगती उसके बराबर एडिशनल कस्टम ड्यूटी आपसे ली जाती थी, ये बंद हो चुकी है। टुगेदर विद द एप्लीकेबल सेसेस, इस पर भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगते थे, ये सब। इंट्रोडक्शन ऑफ GST के आने के बाद रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था क्योंकि पावर ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन GST लगाएगा। टू इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, additional duty of custom, state VAT and certain state specific taxes and service tax into a comprehensive goods and service taxes। comprehensive मतलब ब्रॉड बन जाएगा क्योंकि बहुत सारे टैक्स हम GST में मर्ज हो गए, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था ताकि हम कई सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना सकें, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलेंगे। एंड एम्पावर दी गई, मतलब ये अधिकार दिया गया बोथ सेंटर को एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू लेवी एंड कलेक्टेड, मतलब दोनों अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और दोनों सरकारों को पावर दिया गया कि वो GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज कर सकती हैं। अभी पढ़ेंगे अब आर्टिकल 246A जोड़ा गया। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। संविधान को संशोधित करना है तो कोई कानून बनाना है तो उसके लिए आपको पहले संविधान को परिवर्तित करना होगा, टॉपिक को जोड़ना होगा। तो अमेंडमेंट एक्ट है 101 2016 में। हेन आफ्टर रेफरेंस शॉर्ट में हम CAA बोलेंगे, शॉर्ट में हम इसे CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट was passed. It has 20 सेक्शन, इसमें 20 सेक्शन थे। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 279A, इसमें नया आर्टिकल एक और जोड़ा 279A, एम्पावरिंग, जिसने अधिकार दिया राष्ट्रपति को, कोई पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही देगा ना राष्ट्रपति को,
टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी पे कानून बनाने से पहले काउंसिल बनाई गई, जीएसटी काउंसिल अभी आप पढ़ेंगे, जिसकी हेड आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम सरकार को सुझाव देती है कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किस प्रोडक्ट पे क्या रेट होनी चाहिए टैक्स की, कैसे इंडिया में जीएसटी स्मूथली रन हो सके, कोई प्रॉब्लम नहीं आए टैक्स पेयर को, बहुत ज़्यादा टैक्स की रेट ना हो। तो ये काउंसिल बनाई गई पहले जीएसटी से रिलेटेड, ताकि वो जीएसटी के टॉपिक्स को सुलझा सके इंडिया में आने से पहले। was notified on 12th September 2016. Remaining provisions were notified with effect from 16 September 2016. यानी सबसे पहले जीएसटी काउंसिल बनी 12 सितंबर 16 को, उसके बाद बाकी प्रोविजन बनाए गए 16 सितंबर 2016 से अप्लाई हुए। CAA Constitution Amendment Act also provide for compensation to state for loss of revenue। हाँ, इसे भी समझ लें, वैसे ही आगे आएगा टॉपिक, पर थोड़ा बहुत आप अभी समझ लें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, जैसे मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने गुड्स बेचा सपोज 1 लाख का, 10% के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ये राजस्थान में रहता है, मिस्टर बी एमपी में रहता है, मध्य प्रदेश में। 10% गुड्स की टैक्स की रेट है, 1 लाख की वैल्यू है ऑफ गुड्स, 10% रेट है तो 10,000, टोटल 1,10,000 कलेक्ट करेगा ए और बी को बेच देगा, और 10,000 का टैक्स कलेक्ट हुआ। तो पहले जो टैक्स कलेक्ट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट ही रखती थी। जीएसटी के आने से पहले बात हो रही, कोई राजस्थान में सेल हो रहा है सामान, तो भले ही इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, पर ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट रखती थी। तो जब स्टेट गवर्नमेंट रखेगी तो उसकी रेवेन्यू बढ़ जाती थी, रेवेन्यू बढ़ती है ना, स्टेट को ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उस टैक्स का डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। जैसे इंडिया में सबसे रिच स्टेट महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र को नॉर्थ ईस्ट से कंपेयर करें, मेघालय मिजोरम से कंपेयर करें, तो वो ज़्यादा डेवलप है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, और जब जिस स्टेट में टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा वो स्टेट ज़्यादा डेवलप करेगा, लोगों की भलाई के काम वो ज़्यादा कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप कर सकता है। पहले ये राजस्थान गवर्नमेंट को मिलता था टैक्स, वो राजस्थान में बिका सब। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला जीएसटी आने के बाद कि नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, ये टैक्स हम उस सरकार को देंगे जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है। तो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम होगा? एमपी, क्योंकि आपने ये सामान एमपी के आदमी को बेचा है, तो ये जो सामान है वो एमपी में काम में लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के में काम में लिया जाएगा। तो ये जो टैक्स है ये टैक्स इसको दिया जाएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ना कि राजस्थान गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो फिर अब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि वो राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी तो गलत है, मेहनत तो हम कर रहे हैं, ये जो गुड्स है हमारे स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स हमें नहीं मिलके उस स्टेट को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। तो स्टेट अड़ गए यहाँ पर। जब जीएसटी आ रहा था, मैं उस टाइम की बात आपको बता रहा हूँ, जीएसटी जब इंडिया में आने की तैयारी की जा रही थी, क्यों आप पढ़ते हैं कोई भी एक्ट जब बनता है तो एक तो पार्लियामेंट में पास होता है, संसद में, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में पास होगा, लोअर हाउस में, फिर अपर हाउस राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में कौन होते हैं? स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो राज्यसभा में वो पास ही नहीं होगा। स्टेट अड़ गए कि ये तो गलत है, कि मेहनत तो हम कर रहे हैं और जो है उसकी जो बेनिफिट है वो दूसरे स्टेट को दिए जा रहे हैं, तो इससे हम आने ही नहीं देंगे, इस एक्ट को हम इंडिया में आने ही नहीं देंगे। स्टेट अपना ऑब्जेक्शन कर रहे थे ज़्यादा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि अगर जब स्टेट राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा, अपर हाउस में पास नहीं होगा, तो एक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अब पहले तो क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? अच्छा खासा था कि भाई राजस्थान में बना वो सामान बेच रहा है राजस्थान को एमपी में, तो टैक्स तो राजस्थान को ही दे दो ना, आपने एमपी को क्यों दिया? क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इंडस्ट्रीज अभी बहुत कम है और उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है, और डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये और आसाम, ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है, वहाँ केवल टूरिज़्म ही है, पर इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री बढ़ेंगी तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो भले ही सामान राजस्थान से बिक रहा है, मान लेते हैं मिजोरम में जा रहा है, तो 10,000 का टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस गुड्स पे, तो मिजोरम गवर्नमेंट को मिलेगा वो टैक्स, और कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं देगी टैक्स का बेनिफिट, मिजोरम गवर्नमेंट को देगी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा तो वो स्टेट जल्दी डेवलप होगा। पर राजस्थान गवर्नमेंट तो ऑब्जेक्शन करेगी, तो गवर्नमेंट ने बोला
कि हम ऐसा करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर जीएसटी आने के लगने पर, जीएसटी आ गया अब जुलाई 2017 से, अगर 2017 जो जुलाई से जीएसटी लग रहा है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम मान लेते हैं, सपोज जीएसटी आने से पहले जो टैक्स कलेक्ट होते थे 5000 करोड़ होती थी, मान लेते हैं सारे टैक्स का जो कलेक्शन होता था राजस्थान सरकार के पास वो 5000 करोड़ का होता था, जीएसटी के आने से पहले की बात की जा रही है। अब जीएसटी आने के बाद सपोज जो कलेक्शन हो रहा है जीएसटी के नाम से वो केवल 4500 करोड़ का ही हो रहा है, तो कम हो गया। यानी जीएसटी आने के बाद नुकसान हो रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट की तो इनकम कम हो गई, पहले तो ज़्यादा होती थी अब कम हो गई, यानी 500 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये जो नुकसान हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हम देंगे आपको। अगर बाई चांस जीएसटी आने के बाद तो आपका जो प्रीवियस टैक्स कलेक्शन होता था और जीएसटी के नाम से जो कलेक्शन हो रहा है, अगर जीएसटी के नाम से कम कलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्यों शोर मचा रहे हो, फिर तो फ़ायदा ही हुआ ना। आने के बाद कम कलेक्शन हो रहा है तो जो कम पड़ रहा है, जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है, ये आपको जो शॉर्टफॉल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी उस स्टेट को। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है भाई राजस्थान तुम्हें 500 करोड़ का ही तो कम मिल रहा है ना टैक्स, तो हम दे रहे हैं तुम्हें अपने पास से 500 करोड़, तुम्हें एक तो जीएसटी के नाम से ही कलेक्ट हो, एक हम दे देंगे तुम्हें अलग से 500, तो वही कलेक्शन हो जाएगा। तो फिर स्टेट ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे, उन्हें क्या प्रॉब्लम, फिर किसी को भी तो टैक्स, हमें क्या प्रॉब्लम, हमें तो टैक्स के कलेक्शन से मतलब था। तो इसलिए एक अलग से एक्ट लाना पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी तभी तो ये पैसा आपको ट्रांसफर करेगी। तो स्टेट टू कंपनसेशन, यहाँ पे कंपनसेशन टू स्टेट एक एक्ट बनाया गया। यानी अगर जीएसटी आने के बाद उन स्टेट्स को नुकसान हुआ है, पहले ज़्यादा कलेक्शन होता था टैक्स का, जीएसटी के आने के बाद कम कलेक्शन हो रहा है टैक्स का, तो जो कम कलेक्शन हो रहा है उस नुकसान की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, और पहले 5 साल तक भलाई करेगी, उसके बाद देखा जाएगा उस एक्ट को एक्सटेंड करना है या ख़त्म करना है। पहले 5 साल तक जो भी नुकसान हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। पर जीएसटी आने से नुकसान नहीं हुआ है, कलेक्शन बढ़ा ही है स्टेट का, पर फिर भी एक्ट बनाया गया ताकि राज्यसभा में बिल ना अटके, स्टेट ऑब्जेक्शन ना करें। जो डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मना ना कर दें, एक्ट अटक जाता से गवर्नमेंट ने बोला जो भी नुकसान होगा हम देंगे अपने पास से, आप एक्ट को तो पास होने दो। तो ये हम आगे ही पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है। अब यहाँ पे केवल इतनी नॉलेज काफ़ी है। CAA also provide for compensation to state for loss of revenue on account of introduction of goods and services tax। इसमें ये भी डाला गया कि अगर स्टेट को भी कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर स्टेट को जीएसटी आने के बाद नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। पार्लियामेंट शैल बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के कहने पर प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देगी, जो नुकसान हो उसकी भरपाई करेगी टू द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, पहले 5 साल तक, उसके बाद वो एक्सटेंड कर सकती है इस एक्ट को। अब हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमने कहा था कि पहले हम ये रीड कर लेंगे तो टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग का पेज नंबर 4 है, हम वहाँ पे आ रहे हैं इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। देखिए इसका पहला, ये फर्स्ट चैप्टर वाला क्या बोल रहा है यहाँ पर, द टॉक ऑफ यू शेयरिंग इन जीएसटी लाने के लिए जो बातचीत शुरू हुई, हाउएवर गेन मोमेंटम इन ईयर 2014 वो साल है जिसमें जीएसटी को लाने की कोशिश बहुत तेज हो गई। व्हेन द एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, उसकी घटक सरकारें जो उसको सपोर्ट करती हैं, टेबल द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के लिए 122 सेकेंड अमेंडमेंट बिल लेके आती है 2014 में, और जीएसटी इन पार्लियामेंट, और 19 दिसंबर 2014 को ये बिल पास करवाया जाता है पार्लियामेंट में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा ताकि जीएसटी का टॉपिक जोड़ा जा सके और फिर जीएसटी लगाया जा सके। अभी आपने पढ़ा था 101 अमेंडमेंट होगा, अभी 122 अमेंडमेंट है, तो समझ लीजिए यानी ये अमेंडमेंट की कोशिश की गई है, संविधान को बदलने के लिए 122 बार कोशिश की गई है, पर सफलता 101 बार ही मिली, यानी 21 बार वो सफलता नहीं मिली, यानी संविधान में बदलाव नहीं हो सका, क्योंकि कोई या तो वो राज्यसभा में अटक गया या लोकसभा में अटक गया, क्योंकि मेजोरिटी तो चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं तो आपको राज्यसभा में की परमिशन भी लेनी पड़ेगी और लोकसभा की, यानी अपर हाउस राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस परमिशन लेने के बाद ही वो प्रेसिडेंट साइन करेगा तो अमेंडमेंट होगा। पर यानी कोशिश 122वीं बार थी पर सफलता 101 बार मिली है, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना वो 101 बार बना, तो इसलिए 122 बोला जा रहा है यहाँ पर। वो अलग अलग टॉपिक्स होंगे जिनके लिए संविधान लाएगा, वो हमें जीके यहाँ पे नहीं पढ़नी है, पर आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि 122वीं बार कोशिश की जा रही थी
सुधारने की। द लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2015, सबसे पहले लोअर हाउस में पास हो गया, लोकसभा में बिल पास हो गया। एंड राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016 को पास हो गया बिल। सब्सिक्वेंटली टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिल बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, मेजोरिटी के लिए 50% से ज़्यादा स्टेट मानने चाहिए, वो मान गए। कॉन्स्टिट्यूशन 1 अमेंडमेंट बिल 2014 रिसीव द असेंट, असेंट मतलब स्वीकृति मिल गई राष्ट्रपति की फिर ऑन 8 सितंबर 2016, जब प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति थे। एंड बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट बन के 2016, विच पेव्ड, जिसने रास्ता बनाया, पे मतलब रास्ता द वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी लाने का। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। कोशिश 122वीं बार की जा रही थी इस बार, सारे जीएसटी के टॉपिक नहीं थे, उससे पहले 121 बार और कोशिश हो चुकी होगी अलग अलग टॉपिक्स पे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव करने के लिए। जीएसटी के लिए बदलाव के लिए 122वां प्रयास था और 101 में हम कॉन्स्टिट्यूशन में 101 बार संशोधन हो चुका है, यानी 21 बार हम वो संशोधन नहीं कर पाए जो सरकारें चाहती थी। वो किस टॉपिक पे था वो हमें नहीं पढ़ना। In the following year on 27 March 2017, the Central GST legislation, कानून बनने शुरू हो गए जीएसटी के। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल आया 2017, क्योंकि दोनों सरकारों को पावर है इसलिए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आईजीएसटी बोलते हैं, अभी आप पढ़ेंगे जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकता है तो आप उसको आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और जब सेम स्टेट में सामान बिकता है तो दोनों को पावर है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। यानी अगर इंटर स्टेट सेल है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो हम उसे शॉर्ट में आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जब विद इन स्टेट बिकता है सामान, जिसे आप इंट्रा बोलते हैं, विद इन स्टेट इंट्रा, तो दोनों सरकार टैक्स कलेक्ट करेंगी। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल भी है। जो यूनियन टेरिटरी हमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब दादरा नगर हवेली ये सब पे यूनियन टैक्स है, यूनियन टेरिटरी टैक्स लगता है। अगर आप वहाँ शॉपिंग करेंगे लक्षद्वीप वगैरह में तो वहाँ यूटीजीएसटी लगेगा, वहाँ स्टेट तो नहीं, उन्हें यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। यूनियन टेरिटरी आप समझते ही हैं, नॉलेज के लिए बता देते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब जो किसी स्टेट के अंडर में नहीं होती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होती हैं। जैसे चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और कॉमन कैपिटल भी है आपकी हरियाणा पंजाब की। तो यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो स्टेट नहीं है, तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है। जैसे विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ये लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं लेती है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप यूनियन टेरिटरी में शॉपिंग करेंगे तो सीजीएसटी तो लगेगा ही, अब एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा यूनियन टेरिटरी के बेनिफिट के लिए। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल भी बना 2017 पर इंट्रोड्यूस, इन लोकसभा में आया। लोकसभा पास दीज बिल ऑन 29 मार्च 2017 को ये बिल पास हो गए। एंड विद द रिसिट और असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017 को मिल गया, द बिल वर इनेक्टेड, यानी 12 अप्रैल को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और ये सारे बिल कानून बन गए। आप पढ़ चुके हैं, पहले ड्राफ्ट, अगर कोई कानून बनाना है तो पहले बिल लाना होता है, बिल पे जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो बिल ना बोल के फिर उसे एक्ट बोला जाता है। The enactment of Central's Act was followed by enactment of state GST law by various state legislature, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाए CGST में जो चीज़ें लिखी गई हैं वही चीज़ें SGST में लिखी गई हैं, कॉपी कर लिया हर स्टेट ने उस एक्ट को, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया वही एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को ही बनाना था। भाई SGST लेना है, स्टेट को अगर कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो कानून तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो कानून बनाने के लिए हमें अपनी विधानसभा में पास कराना पड़ेगा उस कानून को। तो जो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया उसी को एज इट इज़ फॉलो कर लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी जो बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में लिखी गई हैं जीएसटी लगाने के लिए वही बातें स्टेट के एक्ट में लिखी गई हैं। The enactment of the Central Act was followed by enactment of the State Act by State GST law by various state legislature. Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab, Goa and Bihar were among the first one to pass their respective state GST law by 30 June. यानी ये वो स्टेट थे जिन्होंने सबसे पहले GST का अपना जो बिल है GST बिल को एक्ट के रूप फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टेट एक्ट बनाया, स्टेट GST बनाया अपने स्टेट में।
ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड पास देयर रिस्पेक्टिव SGST UTGST एक्ट सभी ने बिल पास करा लिया था 1 जुलाई आने से 17 से आने से पहले, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर बाकी हर जगह तो 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ इंडिया में GST, पर जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से अप्लाई किया गया था GST। वैसे अब तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, पर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट था, तो आर्टिकल 370 तो अब अबॉलिश हो ही गया है, ये तो आपने पढ़ लिया। स्पेशल स्टेट होता है, अगर कोई भी स्टेट स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल करता है, ये तो अब अबॉलिश हो गया आर्टिकल 370 का। अब जम्मू कश्मीर स्पेशल एक्ट नहीं, स्पेशल स्टेट नहीं है। अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है, पढ़ चुके हैं, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। तो स्पेशल स्टेट का अगर दर्जा किसी स्टेट को मिल जाता है, तो पहले वहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून अगर उस स्टेट में लगाना चाहती है, तो पहले उस स्टेट से पूछना होता है। अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वो हाँ करती है, तभी वो कानून वहाँ पे लगाया जाता है, अदरवाइज नहीं लगाया जाता। तो जम्मू कश्मीर ने एक पहले वहाँ वो स्पेशल स्टेट था 2017 में, तो उसने परमिशन ही नहीं दी। तो परमिशन उसे लेट दी 8 जुलाई को, क्योंकि उसे लगा कि अगर हम नहीं अप्लाई कराएंगे सेंटर का ये एक्ट अपने यहाँ पर, तो हमारे लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने 8 जुलाई को अपनाया GST को। इसलिए ऐसा होता था कि कुछ एक्ट कश्मीर में पहले लगते थे अब, और कुछ नहीं लगते थे, पर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा हटा दिया है बीजेपी गवर्नमेंट, NDA की गवर्नमेंट ने। अब वहाँ पे जो एक्ट इंडिया में लगेंगे वो एज इट इज़ वहाँ पे अप्लाई होंगे, अब वहाँ की विधानसभा से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अरुण जेटली जो उस टाइम आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट द एंड बट स्टार्ट ऑफ द जर्नी। कोई एंड नहीं है, ये स्टार्ट हुई है भारत की नई यात्रा, इन्होंने यहाँ पे शुरू की। GST आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जो आप धीरे धीरे GST को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है अभी, उस टाइम भी थे, उन्होंने क्या कहा, इट इज़ अ विन ये फॉर डेमोक्रेटिक एथोस ऑफ इंडिया, भारत की जनतंत्र की जीत है, एंड अ विक्ट्री फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए विक्ट्री है। GST विल इम्प्रूव द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे हुआ। इसको एक लास्ट पैरा बचा है, उसे फटाफट पढ़ लेते हैं। GST इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स, एक इसने इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म किया है, सुधारा है, विच अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट, कॉमन नेशनल मार्केट बना, क्योंकि पहले सेल्स टैक्स अलग अलग लगता था। इस सेल्स टैक्स कौन लेती थी? वैट, जिसे बोलते थे स्टेट गवर्नमेंट। तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट पर राजस्थान में वैट की रेट 5% हो और उसी प्रोडक्ट पे केरला में 8% हो। तो पहले ऐसा होता था, क्योंकि हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लेता था, तो रेट अलग अलग होती थी। पर अब ऐसा नहीं होता, अब GST कॉमन आ चुका है, सारे इंडायरेक्ट टैक्स का मर्ज हो गए ज़्यादातर, तो फिर अब रेट डिफ्रेंशिएट होगी नहीं। जिस रेट से राजस्थान में लग रहा है CGST SGST, उसी रेट से केरला में भी लगेगा। तो एक नेशनल मार्केट डेवलप हुआ, रेट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। GST है सब्ज्यूम, सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो गए। GST में मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए, यानी अब ये टैक्स नहीं लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जो सर्विस पे लगता था, वैट और सेल्स टैक्स जिसे आप बोलते थे, CST जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, वो भी हट चुका। लग्जरी टैक्स, कोई महंगी चीज़ों पे जो लग्जरी टैक्स लगता था वो हट चुका। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा, ये सारे टैक्स हट के GST में मर्ज हो गए। ऑल्दो अभी भी कुछ पुराने टैक्स लगते हैं, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। GST आने से सारे इंडायरेक्ट टैक्स नहीं हटे हैं, कुछ टैक्स अभी भी लगते हैं। जब पूरी तरह कुछ गुड्स GST के दायरे में नहीं आते, इसलिए जब वो सारे गुड्स GST के दायरे में आ जाएंगे, तो काफ़ी सारे जो इंडायरेक्ट टैक्स है पुराने जो अभी भी लग रहे हैं हट जाएंगे अपने आप। वैट एंड GST आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, वैट बोलने या GST इन्हें एक तरह से इंटरचेंजेबली है, क्योंकि हमारे देश में पहले वैट लगता था, पर ये गुड्स पे लगता था। सर्विस टैक्स के लिए अलग कानून होता था, जबकि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वैट में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं। तो आप वैट को GST बोल सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस। अगर GST के गुड्स पे भी इंक्लूड है और सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड है, तो और ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, इन्हें एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जा सकता है। आप वैट भी बोल सकते हैं, GST बोल सकते हैं, अगर वैट में सर्विसेज भी इंक्लूड हैं तो। लेटर डिनोट कॉम्प्रहेंसिव वैट बाय कवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि वैट में अगर गुड्स और सर्विस दोनों आ रहे हैं तो वैट बोल लो चाहे GST बोलो, फिर तो एक ही बात है। पर हमारे देश में पहले ऐसा होता था कि वैट केवल गुड्स पे लगता था और सर्विस के लिए अलग से कानून था, सर्विस टैक्स, इसलिए हम वैट को GST का सब्स्टिट्यूट नहीं बोलते थे उस टाइम। पर अब हमने वैट को भी हटा दिया, सर्विस टैक्स को भी हटा दिया और एक GST को बना दिया, जिसमें गुड्स पे भी लगता है टैक्स और सर्विसेज पे भी लगता है। ये आप पढ़ चुके हैं। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और GST इन 1954। देखिए फ्रांस तो 1954 में लगा चुका था।
Presently, more than 160 countries have implemented VAT or GST in some form or other because this tax has the capacity to raise revenue in the most transparent and neutral manner. क्योंकि GST से revenue बढ़ती है और ट्रांसपेरेंसी आती है, चोरियां रुक जाती हैं. मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ कि लेक्चर बड़ा हो रहा है, टॉपिक पूरा कवर कर लें. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड जीएसटी या सिंगल टैक्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री. बताया था जीएसटी तीन तरह से लग सकता है. नेशनल बेसिस पे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगा, स्टेट बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर होगा, डुअल बेसिस जिसमें दोनों को पावर होगा. और हमारे देश में तो दोनों सरकारें चलती हैं, तो हमने डुअल बेसिस को अडॉप्ट किया है, यानी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी. अंडर डुअल सिस्टम जीएसटी इज डिवाइड बाय हाउएवर इन फेडरल पॉलिटिक्स, फेडरल मतलब जहाँ दो सरकारें साथ में चलती हैं लाइक ब्राजील एंड कनाडा, अ डुअल जीएसटी सिस्टम इज प्रिवलेंट. तो हमने डुअल जीएसटी सिस्टम ही अडॉप्ट किया, यानी ब्राजील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज किया है. अंडर डुअल सिस्टम जीएसटी डिवाइड बाय बोथ द फेडरल मतलब संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेंगे. इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर, क्योंकि भारत में संघीय सरकार है, संघ मतलब यूनियन गवर्नमेंट अलग चलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती है, दोनों सरकारें पैरेलल चलती हैं, इसलिए हमने डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया. तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.